नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, हम कर रहे थे प्रैक्टिस टेस्ट हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के लिए। ये मेरे बोथ जो हमारे पेड बैच वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो अभी मैं इसको पब्लिक भी कर दूंगा जल्दी ही वीडियोस को, तो ताकि वो भी कुछ ना कुछ इसमें से सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। देखो, हम जो अभी हमारे पेड बैच के अलावा बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि हमने इसके बारे में डिटेल क्लासेस ले चुके हैं। हम सारे इनके बारे में इनको डिटेल में लेक्चर्स जो हैं वो मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं। लगभग 18 के हमारे लगभग चैप्टर थे, तो इनको मैं इनको डिटेल में करवा चुका हूँ। अब मैं इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अलग अलग, जहाँ से भी मुझे सोर्स अवेलेबल हो रहा है। ये वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है। ये बुक बहुत पहले की बुक है और बहुत बेस्ट बुक है। ऐसी बुक मैंने इसके बाद मार्केट में नहीं देखी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज़ द मोस्ट इसेंशियल फॉर द टीचर। एक अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटीज़ उसके अंदर क्या होनी चाहिए, इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, देखो इसमें, ही शुड बी लर्न पर्सन। देखो भाई, लर्न पर्सन होने से ना होने से कोई एजेंसी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ही शुड बी ए वेल ड्रेस्ड पर्सन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। ऑप्शन नंबर डी है, ही शुड बी एक्सपर्ट इन ही सब्जेक्ट। चलिए ये हम मान सकते हैं कि ये उसके सब्जेक्ट मैटर में, लेकिन ये इसके अंदर ये इसकी क्वालिटीज़ के अंदर नहीं आएगा। ओके, मोस्ट इसेंशियल पूछा है इन्होंने कि, और क्वालिटीज़ के बारे में पूछा है। तो क्वालिटीज़ टीचर के अंदर क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, बहुत ही तगड़े वाला पेशेंस होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को ऐसे दबा के पीट दिया, ऐसा नहीं करना है। RTE एक्ट हमारा कहता है कि बच्चों को दंडित करना नहीं है। कल हमने इसके बारे में धाराएं भी उसकी पढ़ी थी। अगला था, मोरल वैल्यू कैन बी इफेक्टिवली इनकल्केटेड अमंग द स्टूडेंट व्हेन द टीचर। अब जो हमारे पास नैतिक हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं, हम कैसे बच्चों तक इनकल्केट कर सकते हैं, कैसे उनकी तक पहुंचा सकते हैं। तो पहला है हमारा, फ्रिक्वेंटली टॉक अबाउट द वैल्यूज़ के बारे में क्लासेस में बताते हैं। तो अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो जो हमारी बाकी टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस है वो इससे अफेक्ट हो जाएंगी, हमेशा नहीं कर सकते। अगला, टेल स्टोरी ऑफ द ग्रेट पर्सन। ये भी सही हो सकता है, लेकिन हर टाइम स्टोरी, क्योंकि हर किसी को स्टोरी पसंद नहीं होती है। और ग्रेट लीडर्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटी के बारे में, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर है, मुझे नहीं लगता कि लोगों को इसके बारे में पढ़ने के लिए हमें क्या बोलते हैं इसको, पढ़ना चाहते हैं। वरना आज तक हमें बुक पढ़ाना नहीं पड़ता कि हमारे तात्या टोपे कौन थे, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे, नहीं बताना पड़ता। अगला है हमारा, टॉक अबाउट गॉड एंड गॉडेस। इसके बारे में तो बहुत ही इलॉजिकल बात है। ऑप्शन नंबर बी है, हिमसेल्फ प्रैक्टिस देम। मतलब अगर हम उन वैल्यूज़ को खुद क्या करेंगे, खुद इनको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे जगह जगह के ऊपर, खुद उन वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे, उनको हम खुद उसके वैल्यूज़ के बारे में समझेंगे, तभी हम बच्चों को अपना एग्जांपल दे सकते हैं। और बच्चे प्रभावित होते हैं कि अपने टीचर के जो कैरेक्टर को देख के स्टूडेंट भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा, अ सक्सेसफुल टीचर इज़ वन हु इज़। एक सक्सेसफुल टीचर कौन होता है। ऑप्शन नंबर है, कंपैशनेट एंड डिसिप्लिनरी। हाँ भाई, वो मान सकते हैं हम। क्वाइट एंड रिएक्टिव। रिएक्टिव तो कभी होना ही नहीं है ना। पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव के साथ एक्टिव कैसे हो सकता है, एक्टिव तो होना चाहिए लेकिन पैसिव नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, टॉलरेंट एंड डोमिनेटिंग। देखो इसमें बताओ मुझे कि ये क्वेश्चन सही है गलत है। टॉलरेंट होना ठीक है, डोमिनेटिंग होना ये कभी हद तक ठीक नहीं होगा। जो हमारा इसमें सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, कंपैशनेट होना चाहिए उसको अपने काम के प्रति, और डिसिप्लिनर वाला होना चाहिए कि इसको अपना जो डिसिप्लिन है उसको सही रखना पड़ेगा। ओके, टाइम से स्कूल आए, टाइम से क्लास में आए, टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट किया, टाइम से बाकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो सभी करवा दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर। अब देखो, अब इसमें वो नहीं आएगा जब हमने पहले किया ना इसका कि इसमें हमने पहले किया कि कंटेंट मास्टरी, इसमें तो अलग अलग आ रहे हैं हमारे कि पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी। सिंसियर होना ज़रूरी है, लेकिन सिंसियर स्कूल बच्चों के सामने सिंसियर होना, आजकल के बच्चे आपको पता है कितने शैतान हैं। कंटेंट मास्टरी एंड रिएक्टिव। मास्टरी तो ठीक है, लेकिन आपका रिएक्टिव होना जो वो है वो ज़रूरी नहीं है। कंटेंट मास्टरी एंड सोशलेबल, ये सही आंसर आएगा इसमें। आपकी कंटेंट की मास्टरी भी होनी चाहिए और सोशलेबल भी होना चाहिए, यानी कि सोसाइटी में घुलने मिलने वाला टीचर भी आपका होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा इसके अकॉर्डिंग। बुक में थोड़ा सा ही गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर। अब देखो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर, अब इसमें देखो, इसमें आपको बहुत सारे सही आंसर मिलेंगे। साउंड नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर, ये भी सही आंसर है, इसको भी हम नकार नहीं सकते। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है।
कंसर्न द स्टूडेंट वेलफेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें तो सारे इंपॉर्टेंट है। अगर ऑल ऑफ द अबव आएगा इसमें तो ऑल ऑफ द अबव लगा देना। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिनको आपको कुछ और लगता है आपका, और आप अपने, अगर आपने इसको ये बी ऑप्शन लगाया होगा, आप इसके अगेंस्ट तर्क दे सकते हो कि भाई ये क्यों ठीक है। कुछ ने ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा, वो उसके अगेंस्ट आपको तर्क दे देगा, फिर आपको लगेगा यार मैंने तो गलत बता दिया। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आपको आएंगे वो आपको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। इसमें मैं बहुत बार करवा चुका हूँ इनको क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि आपको फिर समझ नहीं आएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। फिर भी 95 का अपना आंसर बताना कि आपके अकॉर्डिंग आंसर किसका क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ पेरेंट अप्रोच द टीचर टू डू सम फेवर ऑफ हिज और हर वर्ड इन द एग्जामिनेशन, द टीचर शुड। अगर कोई आपका पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे को सिफारिश लेके भाई पास करवा दो, ये कर दो वो कर दो, तो आपको क्या करना चाहिए, और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है ट्राई टू हेल्प देम, ही विल हेल्प हिम, गलत जवाब। आस्क हिम नॉट टू टॉक इन दोज टर्म्स, गलत बात। डी है आस्क हिम रूडली टू गो अवे, ये भी नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी देखो, रिफ्यूज़ पोलाइटली एंड फर्मली, मतलब इस तरह से सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इस तरह से मना भी कर हो जाएगा और उनको बुरा भी नहीं लगेगा। क्योंकि कुछ होते हैं, मान लो जैसे साउथ में होते हैं ना वो लीडर के बच्चे, गुंडों के बच्चे, तब तो आपने एक बार गुस्से से मना किया तो वो तो फिर तो आपकी हालत ख़राब कर देंगे, है ना। चलो अगला है, एजुकेशन टीवी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जो एजुकेशन टीवी है वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1968 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ द टीचर एजुकेशन इज। द मेन नेम क्या है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन नंबर ए है टू ओपन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चलो ठीक है। टू प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन, ये भी सही है। टू प्रोवाइड ग्रांट ऑफ कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा क्या है जो इसको सही बता रहे हैं। टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ द कॉलेज ऑफ द एजुकेशन, यही है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। देखो भाई स्टैंडर्ड मेंटेन होगा ना, है ना, स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, आप उससे नीचे नहीं जाने दोगे तो आप उसके लिए रिसर्च भी करोगे, है ना, रिसर्च भी करोगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे कि जो आपका एक बार लेवल बन चुका है उससे नीचे ना जाए आपका कॉलेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल लिटरेसी मिशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन। जो NLM था वो उसको 1988 में एस्टेब्लिश करा गया था। इसमें समझाने के लिए कुछ ऐसा नहीं है, बाकी जब डिटेल हम करेंगे ना कमिश्नर कमेटीज़ का, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। जब आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, उसके बारे में थोड़ा इसके बारे में चर्चा करूँगा उसमें ही। नेक्स्ट है, अ टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इज़। टीचर का सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज क्या रहता है। ऑप्शन नंबर बी है टू मेक टीचर लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, ये भी सही बात है भाई। टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, ये भी सही बात है। टू प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर, चलो ये तो सही बात है ही। टू मेक द स्टूडेंट डू देयर होम वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज यही होता है। चैलेंज की बात है ये, आई तो उसमें भाई होमवर्क करवाना बहुत ही सिरदर्दी वाला काम होता है, बच्चे नहीं करते हैं, हाँ आपको भी पता है। नेक्स्ट है, एजुकेशन कमीशन 1964-66 बाद फोकस्ड ऑन, जिसको हम क्या कहते हैं, कोठारी कमीशन कहते हैं। इसने भाई एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान दिया था, सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान दिया था और हायर एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान दिया था। ओके, तो इसमें और अवधि बताया है इन्होंने। अगला है, अ कमेटी हेडेड बाय ईश्वर भाई पाटिल लुक्ड इनटू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ। अब जो ईश्वर भाई पाटिल वाली हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी, अभी कमेटी थी, उसने कौन कौन से फील्ड को ज़्यादा क्या किया था, तवज्जो दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी है जनरल एजुकेशन के बारे में उन्होंने थोड़ा सा इसको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। देखो करिकुलम क्या होता है, करिकुलम के बारे में आपको डिटेल में मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। अच्छा मैं इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जो स्टूडेंट हमारा पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं वो कृपया जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर लें। 2 कोर्स स्टार्ट करेंगे हम इस बार, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको सिर्फ कमीशन कमेटीज़ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड का ही कंटेंट चाहिए, तो उनके लिए हम अलग से बैच लॉन्च करेंगे। और जिनको डिटेल में पूरी वीडियोस चाहिए होगी उनको हम डिटेल में लॉन्च करेंगे। और प्लीज़ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी मेरे एनरोल हैं हमारे साथ, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें कि कैसा है आपकी, मतलब कैसा है पढ़ाने का तरीका, कैसा है, समझ में आता है या नहीं आता है, किस तरह से हम आपको गाइड कर रहे हैं। वो सब कुछ भी अपने वैल्यूएबल कमेंट जो हैं वो ज़रूर छोड़ें। नेगेटिव पॉजिटिव्स ऑल आर वेलकम। ओके, सभी हम वेलकम करेंगे, लेकिन आपको लिखना है ना।
मोस्टली अच्छा ही लिखे वैसे तो, है ना। तो चलो नेक्स्ट है हमारा, और जल्दी ही हम लॉन्च करेंगे, जितने स्टूडेंट हमारे पास एनरोल हो पाएंगे हम उनको जल्दी जल्दी से ही बैच लॉन्च कर देंगे। मोस्टली हम मुझे लगता है मार्च 25 के बाद लॉन्च कर देंगे। ओके, मार्च 25 के बाद, यानी कि 1 अप्रैल ही समझें, जब आपका, मैं चाहता हूँ कि एक बार आपका पेपर जो है अनाउंस हो जाए उसके बाद हम इसको लॉन्च करें, ताकि हम अच्छे से करवा सकें सब कुछ। चलिए नेक्स्ट है हमारा, तो हमने ये पढ़ लिया कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का जो करिकुलम होता है क्या है, पहले पाठ्यक्रम, है ना, पाठ्यक्रम कि हम किस तरह से क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हमारे सब्जेक्ट मैटर में क्या क्या होगा, ये सारी बातें। तो उनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था लर्निंग विदाउट बर्डन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बोझ मुक्त शिक्षा, इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय वाज रिकमेंडेड बाय, जो आपका जीएनवी स्कूल्स है ना, नवोदय स्कूल जिनमें पढ़ने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, तो उनका जो कमीशन वो किसने इसको रिकमेंड किया था? मुदालिर कमीशन 1952-53। नहीं भाई, इन्होंने तो सेकेंडरी एजुकेशन की ही बात की थी। और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 इन्होंने बात नहीं करी थी। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वालों ने बात की थी, जो कि राजीव गांधी जी के टाइम के ऊपर आया था, और इनके बाद ही हमारे नेशनल ओपन स्कूल भी खोले गए थे, जिनको हम इग्नू के नाम से जानते हैं आज। नेशनल नॉलेज कमीशन 2006-2009, नहीं, ऑप्शन बस यही सही आंसर आएगा। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन इज़, भाई जो हमारे मेरे साथ पेड बैच वाले बच्चे हैं ना, अब वो बताएंगे कि इसको हमने कितने डिटेल में किया हुआ है ना। CCE, इसका फीचर क्या है? 105 पेज। हाँ, CC क्या है? अच्छा, मैंने आपको बताया था, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट होते हैं ना आजकल एग्ज़ाम में, स्कूल में बच्चे बोलते हैं कि हमारा FA था आज, हमारा SA है आज, है ना, FA SA। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने आपको बताया था, मेरे को एक एग्जांपल इसमें याद आता है कि जब कोई कुक खाना बनाता है और जो वो खाना बनाते बनाते उस खाने को चखता है, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो वो होता है फॉर्मेटिव। और जब उसको वो बना के किसी को सर्व करता है एट द लास्ट में, तो वो होती है हमारी सबमिटिव असेसमेंट। तो दो तरह के असेसमेंट हम मानते हैं, फॉर्मेटिव और असेसमेंट। तो एग्ज़ाम में भी जब आपका ड्यूरिंग सेशन कोई आपके एग्ज़ाम होते हैं बीच बीच में, वो होते हैं आपके फॉर्मेटिव एग्ज़ाम, और बिल्कुल एंड में जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उनको हम कहते हैं सबमिटिव एग्ज़ाम। तो जो आपका CCE है उसका फीचर है कि बोथ फॉर्मेटिव भी और सबमिटिव भी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको याद रखें। अगला प्रश्न है हमारा, एज़ पर राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, प्राइवेट स्कूल विल एडमिट स्टूडेंट्स, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स को 25% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से सीटें रिजर्व करने की बात करी होती है। 25% सीटें, है ना। ये 25 है कि 15 हैं, एक बार इसको चेक करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मेरे माइंड में तो ऐसा है कि 15% सीटें हैं, बाकी 25% का कुछ घपड़ा होता है इनमें, है ना। तो वो मैंने बात करी है, लेकिन 25% इसमें याद रखें। देखो, RTE एक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले हमारा शिक्षा का अधिकार हमारे DPSP में आता था, आर्टिकल नंबर 45 के अंडर आता था। लेकिन उसके बाद सरकार को ये महसूस हुआ कि भाई इसको अगर हमने अच्छे से लीगलाइज वगैरह नहीं किया तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, ये तो पता नहीं क्या क्या कराते रहेंगे। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, इनको हमारा फंडामेंटल राइट डाल दिया। फिर 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 में, और शिक्षा के अधिकार को हमने आर्टिकल नंबर 21A के अंदर जोड़ दिया गया। उसके बाद इसके ऊपर एक्ट बनाया हमने। एक्ट कब बनता है? जब एक बिल पास होता है आपका पार्लियामेंट से, उसके बाद आपके प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होते हैं ना, उसके बाद ये वो बिल एक्ट बन जाता है। तो बिल एक्ट 2009 में एक्ट आया था, 2010 में 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू करा गया था पूरे हिमाचल में, पूरे इंडिया में। लेकिन जो आपका जम्मू एंड कश्मीर था इसमें लागू नहीं था। इसमें लागू पता कब हुआ ये? जब वो जम्मू कश्मीर को हमने आज़ाद मतलब उसका राज्य का दर्जा छीना, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को ये जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें। अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन, व्हेन अ नंबर ऑफ स्टूडेंट रेगुलरली फेल इन द एग्ज़ाम इट कैन बी अंडरस्टूड। अगर लगातार बच्चे एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं, रेगुलर बच्चे, मैक्सिमम स्टूडेंट फेल हो रहे हो, तो किसकी गलती होगी? टीचर की गलती होगी? नहीं मान सकते भाई, टीचर की गलती है। हमें से टीचर ने कुछ ना कुछ तो करवाया ही होगा। टेक्स्ट बुक की फेलियर? नहीं भाई, टेक्स्ट बुक तो ऐसा थोड़ा नहीं, वो तो हर किसी की ही बुक्स होंगी। इंडिविजुअल स्टूडेंट फेलियर? ये भी नहीं कह सकते। द सिस्टम हैज़ फेल्ड, जब पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा ना, जब सिस्टम फेल होगा तो टीचर की भी फेलियर होगा, टेक्स्ट बुक का भी फेलियर होगा, और बाकी सिस्टम पे स्कूल का भी फेलियर होगा। यानी कि पूरा सिस्टम ही ख़राब है। तो पूरे सिस्टम को बदलने के लिए हम फिर नए कमीशन लेके आते थे उस टाइम के ऊपर, है ना। वैसे अगर मैंने इसको पहले भी एक क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको कि अगर क्वेश्चन इस तरह का है और वहाँ पे लिखा हो कि टीचर की गलती होगी, स्टूडेंट की गलती होगी, या फिर
ये ऑप्शन भी होगा उसमें साथ में कि किसी हम उसको मेज़र नहीं कर सकते, है ना। हो सकता है स्टूडेंट के घर में कुछ दिक्कत हो सकता है कि टीचर, क्योंकि बाकी टीचर स्टूडेंट तो पास हो ही रहे होंगे ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डिस्कशन इन अ क्लास विल बी मोर इफेक्टिव इफ़ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़। अच्छा, कभी आपको डिस्कशन के लिए टॉपिक दिया जाता है ना, एक होता है रैंडम, कोई भी टॉपिक दे दिया आपको और बोला इसके ऊपर डिस्कशन करो, तब तो आप क्या करेंगे, अपने आंटे मरे तार वो तीर मारेंगे कि जहाँ पे तीर सही लगे ठीक है। लेकिन अगर आपको पहले से बता दिया हो कि इस टॉपिक के ऊपर कल आपको डिबेट करनी है, तो आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ के जाएंगे, तो वो काफ़ी सही आपका डिस्कशन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आएगा इस केस में कि इन्फॉर्म द स्टूडेंट इन द एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनिटरिंग द वर्किंग ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल्स इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। मॉनिटरिंग है, ये मॉनिटरिंग जो है वो एलिमेंट्री स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो कौन ही इसका जिम्मेवार रहेगा? ग्राम पंचायत? नहीं। मदर टीचर एसोसिएशन? नो। पीटीए पेरेंट टीचर एसोसिएशन? नहीं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का ही सबसे ज़्यादा रोल रहेगा, वही देखेगी कि क्या क्या रख रखाव किस तरह से होगा स्कूल का। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जनरल इंटेलिजेंस इज़। देखो जनरल इंटेलिजेंस है, ऑप्शन वो भी है एक्वायर्ड एबिलिटी, क्या आप उसको एक्वायर करते हो। देखो मैक्सिमम चीज़ें हम आप एक्वायर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो आपके पेरेंट्स से भी आते होंगे। नेक्स्ट है कॉमन एट्रीब्यूट फॉर ऑल। देखो दो तरह से हमारी इंटेलिजेंस हो सकती है, एक हमारी इनेट हो सकती है और एक होती है एक्वायर्ड की। एक्वायर्ड कैसे? या तो हमें एनवायरनमेंट के थ्रू मिल रही होगी। मान लो कि आपका एक स्टूडेंट बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हो और एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़ रहा हो, तो जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा स्टूडेंट होगा उसकी मतलब मानने वाली बात है कि उसकी जो एबिलिटीज़ होगी वो ज़्यादा सही होंगी। जैसे कि हिमाचल का बच्चा और एक अगर हम दिल्ली के बच्चे की बात कंपेयर करें, तो मैं देख रहा था कि एक बच्चे जो 4th क्लास में पढ़ती है उसको आप एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन पढ़ा रहे होंगे। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप यही क्वेश्चन 9th 10th के किसी स्टूडेंट को जाके पूछेंगे हिमाचल प्रदेश में, तो उसको नहीं आएगा। और वो 3rd क्लास में पढ़ा है उसने, 3rd क्लास में, तो सोचो कि कितना स्टैंडर्ड हाई है वहाँ की पढ़ाई का। आपको भी पता है, आपके आस पड़ोस देख लेना, मैं भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि किसका क्या क्या लेवल है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आएगा। इनेट एक कैपेसिटी होगी कि उसकी जन्मजात, क्योंकि उसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण करने की शक्ति होगी वो जन्मजात आई होगी, अपने पेरेंट्स से आई होगी, कि बहुत जल्दी वो चीज़ों को ग्रास्प कर लेते हैं। कुछ होते हैं वो पूरे दिन पढ़ते रहेंगे फिर भी समझ में नहीं आएगा, कुछ होंगे वो 10 मिनट पढ़ेंगे पूरे चैप्टर लर्न कर लेंगे। तो वही कैपेसिटी कहाँ से आती है? आपकी इनेट होती है, वो बाय बर्थ आती है वो, है ना। बाकी एनवायरनमेंट से आप सिर्फ सीखोगे, लेकिन कौन कितनी जल्दी सीखता है वो आपका पेरेंट, आपका जो है वो या तो प्रैक्टिस से आएगा या तो आपकी इनेट एबिलिटी होगी। तो यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, और बाद लंबी वीडियो होगी थोड़ी। और जो हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप के ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर दें। ओके, हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे बैच। आई होप 1 मार्च से हम 2 बैच लॉन्च कर देंगे, एक हमारा कमीशन और कमेटीज़ के लिए और एक हमारा पूरा टोटल, जिसमें सारे सब्जेक्ट करवाए जाएंगे। ओके, और विद लॉट्स ऑफ PDFs, बहुत लॉट्स ऑफ स्टडी मटीरियल। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।